कि अगर कोई मसला कश्मीर है तो बस ये है। और उसके पीछे उनकी जो दलील साथ में वो जोड़ते हैं वो भी बड़ी शार्ट और टू द पॉइंट है। वो यूएन की करारदादें, इस्तिस्वाब राय, और ये 1960 के उसूल नहीं, बल्कि एक सीधी सिंपल सी उनकी ये है कि चूंकि 1947 में जो है वो महाराजा हरी सिंह ने, जो रियासत जम्मू कश्मीर का हुक्मरान था, उसने हमारे साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसमें ये इलाके भी शामिल थे। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो उसने साइन किया वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का एक्सेशन था टू इंडिया। अब ये है कि वो आर्जी था, परमानेंट था, ये बाद में हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली टैकल किया है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये इलाके चूँकि ऑलरेडी भारत का हिस्सा बन जाते हैं जब वहाँ का एक लेजिटिमेट रूलर जो है वो एक्सेशन कर लेता है, तो इसलिए पाकिस्तान इसको खाली करे तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। अब इसको अगर आप उस तरीके से डिटेल में लेके जाएंगे तो इंडिया का फिर वापस बैक टू उस एप्लीकेशन तक बात जाएगी जो पंडित नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में डाली थी। और वो भी एप्लीकेशन यही थी कि पाकिस्तान से कहा जाए कि वो रियासत के इलाकों में जो उसने दखल अंदाजी हुई हुई है उसकी तरफ से जो कबायली हैं या हैं उनको निकाला जाए। तो अब भी यही बात है, सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे से उन्होंने निकाल दिए थे, कुछ ऐसे जो हैं वो अब भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। तो ये भी मसला कश्मीर ही हो गया ना, तो इंडिया के नज़दीक ये मसला कश्मीर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो असल लेटेस्ट सिचुएशन है जो लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे, कि ये जो आपने ताज़ा तरीन हवाले दिए हैं इसको ज़रा सा प्रॉपर तरीके से अगर आप रीड इन करें तो मुझे बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। पहली बात यह है कि तुर्की की अब स्टेटमेंट पूरे गौर से पढ़ें तो उन्होंने कहीं लफ्ज़ जो है मसला कश्मीर का हल या रेजोल्यूशन का नहीं यूज़ किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में परमानेंट अमन कायम करने के लिए इकदाम किए जाएं। तो मोदी साहब भी यही कह रहे हैं, यही बात जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह रही है, यही बात पाकिस्तान भी कह रहा है। लेकिन वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। लेकिन तुर्की का अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें तो कोई इबाम नहीं ना। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा कि तुर्की जो है वो जम्मू कश्मीर में परमानेंट अमन के क़याम के लिए, परमानेंट अमन जो है की वर्ड है। अब वो परमानेंट अमन कैसे कायम होता है उन्होंने आगे पाकिस्तान की तरह फिर वो तकरीर नहीं की कि यूएन रेजोल्यूशन या इस्तिस्वाब राय। उन्होंने कहा परमानेंट अमन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए इस पे दुनिया मुतफिक है कि इज़ अप टू इंडिया और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के, क्योंकि आफ्टर ऑल लड़ाई तो उनकी है। तो इस लड़ाई को वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, कहाँ रोकना चाहते हैं, ये जाहिर है उनको तय करना है। तो तुर्की और क्या कहे। अब इसमें से कौन सा मसला है कश्मीर के हक में स्टेटमेंट आती है जनाब, ये तो सारी स्टेटमेंट इंडिया के हक में है। क्योंकि इंडिया का मुतालबा ये है कि हमें जम्मू कश्मीर में परमानेंट हल कायम करने दें जी, और उसके लिए हम इकदाम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है इसमें वो आती है, सो ये जो मुतालबा आपने कहा इसका ओआईसी का, कि जी इंडिया जो है वो प्री 2019 अगस्त की पोजीशन पे चली जाए। तो ये मसला तो इंडियन कोर्ट के अंदर बल्कि डिसाइड होके तो रिजर्व में पड़ा हुआ है। ये इस मसले पे बात करना, यानी किसी ने जाके ओआईसी को यही बात समझाई होगी कि आप बात कर लें। चूँकि असल बात क्या है कि ये तो तय हो गया है, ये तो जज साहब जो हैं उन्होंने फैसला लिख के अपने टेबल पे रखा हुआ है। अब वो फैसला तो उन्होंने बदलना नहीं है, और वो भी इंडियन जज। तो ये उन्होंने वही डिसीजन करना है। मुमकिन है इन्होंने उनको कहा हो कि वो डिसीजन कर देंगे जी कि आप इनको रिवर्स करें या मॉडिफाई करें, चूँकि जज ने समात के दौरान कुछ ऐसे सवालात उठाए हैं हुकूमत से और सख्त लहजे में बात की है, जिससे कुछ लोगों ने यह तासर लिया कि मुमकिन है वो ये कहें कि इसको रेक्टिफाई करें जी, मतलब को क्या कर रहे हैं, इसको स्टेटहुड रिस्टोर कर रहे हैं विदाउट 370 या 35। एंड एक्चुअली 370 एंड 35 जो है वो अब इशू नहीं है, अब ये इशू बियॉन्ड दैट है। अब कश्मीरियों के लिए ये एक बहुत बड़ी गनीमत ये है कि सिर्फ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही बहाल हो जाए।
जो कि किसी सूरत में नहीं होगी। मैं आपको ये इस हालत में मैं आपको ये पूरे दावे से कहता हूँ कि जो लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटोरी बनाया है अलग करके, उसका अब दोबारा जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में शामिल होना, उसके इम्कानात बहुत कम हैं। इसलिए कश्मीरी जो है वो अब इस मायूसी और नाउमीदी की हालत में इसके मिनिमम पे भी राज़ी होने के लिए मेरे ख्याल में तैयार हो जाएंगे कि जी जम्मू कश्मीर को उन्होंने वापस जो है वो रियासत का दर्जा दे दिया। जो कि मेरे ख्याल में इंडिया का जो रूलिंग इस वक्त एलीट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, चूँकि इसके लिए उनको कोई जवाब भी नहीं चाहिए, कोई फेस सेविंग भी नहीं चाहिए, चूँकि वो 2 से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ फोरम्स पर इंक्लूडिंग पार्लियामेंट ये कह चुके हैं कि हम रियासत बहाल कर देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर हालात ठीक हो जाते हैं, मुनासिब हो जाते हैं, तो हम रियासत बहाल कर देंगे। और रियासत बहाल करने का देखें, इंडिया में 12 रियासतों से ये कहानी शुरू हुई थी सर। ये जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसमें 12 रियासतें थी। तो बाकी जो है वो जो टेरिटोरीज और इस तरह का था, तो उन्होंने उनको आस्ता आस्ता जो है वो 29 तक पहुंचाया। इंडिया की ये सेंट्रल पॉलिसी है रियासतें क्रिएट करना। पाकिस्तान की उसके बरक्स पॉलिसी रही है रियासतों को गायब करना। जिस तरह रियासत कालात, रियासत सला जो है सवात, बहावलपुर वगैरह वगैरह, वो 1 यूनिट के चक्कर में एक ही झटके में खैरपुर, वो पता नहीं कौन कौन सी 10-12 रियासतें खा ली थी उन्होंने सारी। तो इंडिया चूँकि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलिज्म है, डिसेंट्रलाइजेशन है, वो उनकी पॉलिसी है और उनको पता है कि इसमें उनका फ़ायदा है। चूँकि मकामी लोगों के मसाइल, उनके वसाइल उनके मालिक हो जाते हैं, वो तो वहीं बैठ के वो डिसीजन करते हैं, और सेंटर को इस तरह के मामलात में बेजा मदाखलत और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो कि डिफ़िकल्ट कम्प्लेक्स टास्क है उसमें फंसने से बच जाता है। ये कामयाब तजर्बा रहा है इंडिया के लिए। तो इसलिए नहीं उन्होंने रियासत ख़त्म की थी कि वो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल को रियासत के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि उनको रियासत ख़त्म करने का ये था कि इस रियासत की आड़ में और इसका नाम लेके तो एक तो दुनिया भर में जो है वो जम्मू कश्मीर का ढंढूरा पीटा जा रहा है, और दूसरा यहाँ के खुद इसके अंदर जो है वो तशद्दुद, वायलेंस और मिलिटेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसकी फैसिलिटेशन, ये सारे प्रोसेस इसके साथ जुड़े हैं, एक तस्वर बन गया है। तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यूनियन टेरिटोरी उन्होंने बना दी, विच इज़ नॉट रियली ए बिग डील उनके लिए, लेकिन जो लोग उस धरती के साथ या उस लैंड के साथ जुड़े हैं उनके साथ उनका एक जज्बाती ताल्लुक ज़रूर बनता है जनाब कि जी ये हमारी रियासत थी तो हम तो लेसर सिटीज़न हो गए या कुछ। हालांकि यूनियन टेरिटोरी उस हिसाब से आप नाप के देखें तो उसका जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और लेवल ऑफ जो उसका बनता है ना, वो उससे बड़ा है। मसलन इस्लामाबाद एक यूनियन टेरिटोरी टाइप ही है, फेडरल एरिया है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लामाबाद के लोग बाकी पंजाबियों की निस्बत छोटे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन काम है मुल्क लोग उसके साथ अपने अपने कुछ जज्बाती चीज़ें वाबस्ता कर लेते हैं। तो यही बात जम्मू कश्मीर के साथ भी है। अब वो OIC को इसमें जो बयान भी दे, ये बयान उन्होंने दे दिया। अब जज साहब अगर ये ऐलान करेंगे कि जी रियासत बहाल हो गई, तो OIC तो जो है उसका पूरा क्रेडिट बन गया ना जी कि हम स्टिल रेलिवेंट हैं। तो हमने भी यही कहा था, तो चलें ठीक है जी, इंडिया के साथ सब ठीक हो गया, रियासत बन गई। अगर वो कहें कि जी नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया OIC को माज़ूब ज़बान में बता देगी कि ये देखें जी अदालत ने भी फैसला दिया है, हमारी पार्लियामेंट ने भी एक डिसीजन किया है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि BJP और नरेंद्र मोदी साहब के लिए रियासत बहाल करना कोई इशू नहीं है, 370 भी कोई इशू नहीं है, 35 भी प्रैक्टिकली जो इन 4 सालों में लोगों ने देखा वो उसका भी वो असरात नहीं है जैसे लोगों को था कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जो है वो खेमे उठा के तो आके कश्मीर की ज़मीन पे खेमाजान हो जाएंगे। कोई नहीं गया, कोई उस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इशू पैदा हुए, कुछ हुआ, वो चीज़ है। तो इन सब को सामने रख के जनाब ताहिर साहब, इसमें जो अल्टीमेट बनता है
चीज़ वो आप ये देखें कि ये सारी जो है एक तरह की लिप सर्विस है। इसमें कोई ओआईसी समेत तुर्की ने या कहीं किसी ने मसला कश्मीर की कोई सपोर्ट नहीं की। और बाय द वे आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अगेन कि ये कहना कि भारत जो है 2019 से पहले वाली पोजीशन पे चले जाए हैज़ नथिंग टू डू विद मसला कश्मीर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कश्मीर के हल को प्रपोज कर रहे हैं। चूँकि 2013 से पहले मेरे नज़दीक कश्मीर और हिंदुस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप थी वो भी इतनी बल्कि इससे भी ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि उसमें साथ में लोगों का भी ये एक एक्सक्यूज़ था कि हमने जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की हुई है इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान की तरफ से कोई बोलता था तो वो कहते थे हमने एक फ्री अरेंजमेंट की हुई है, हम पे कोई जबरन कोई चीज़ मुसलत नहीं हुई हुई। इस सब को सामने रख के अगर आप देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने जो कश्मीर इशू पे वजारत ख़ारजा की लिखी हुई ब्रैकेट में जो है वजारत ख़ारजा ब्रैकेट महकमा ज़राअत की लिखी हुई जो तकरीर है, उसमें जो है उन्होंने कश्मीर इशू पे सिर्फ 2 मिनट बात की है गिन के। आप उसको अगर वीडियो को खोल के तो वो मिनट काउंट करें, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट हो सकते हैं, जिसमें बर्र सगीर का अमन, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की ज़रूरत का वो जो क्लिशे और रांट, रिपीटेड किस्म का रांट है, सुन सुन के लोगों के कान पक गए। और उसके बाद कश्मीर के हाल के लिए सिर्फ ये कहना कि सिक्योरिटी काउंसिल अपनी रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करे, तो उस पर मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि देयर इज़ नो आउटस्टैंडिंग रेजोल्यूशन विच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, देयर इज़ नो सच ए थिंग। उसमें अगर कुछ होगा भी तो एक नई रेजोल्यूशन लेके जाना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई आज की तारीख में, पिछली सदी में नहीं, आज की तारीख में 2000 इतने में हम ये लोग जो हैं बर्रे सगीर के, हमें यूनाइटेड नेशन की ये मदद चाहिए और ये इशू है। तो वो जो है उस तरफ वो जाते नहीं, क्योंकि इस तरह की करारदाद अगर वो वहाँ लेके जाएंगे तो वो विद इन 5 मिनट बीट हो जाएगी। अब ये है कि चाइना भी कहाँ तक जो है वो सब्र करेगा। लेकिन बाय द वे चाइना ने आज तक कश्मीर पे कोई रेजोल्यूशन जो उस तरह की ड्रास्टिक पेश भी नहीं की और उस पर अमल भी नहीं किया। और चाइना की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कश्मीर इशू पे, वो इंडिया की पॉलिसी से टकराती नहीं बल्कि उससे मेल खाती है। चाइना की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो म्यूचुअल नेगोशिएटेड सेटलमेंट तलाश करें। हर दफ़ा चाइना की तरफ से ये जवाब आता है, इंटरनेशनल फोरम पे भी और इंटरनल पे भी। तो अब वो जाके कोई ऐसी करारदाद नहीं पेश कर सकते या उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते जो ड्रास्टिक हो, चूँकि कहानी कोई भी रीज़नेबल शख्स तारीख में आपके सामने रखेगा तो उसका जवाब नेगोशिएटेड सेटलमेंट ही है। या तो फिर आपकी रीढ़ की हड्डी हो तो आप जाएं फैसला करें मैदान जंग में, जिस पे आपने पहले ही कह दिया कि हमारे टैंकों को जंग लग गया है और हमारे पास पेट्रोल नहीं है, तो लड़ाई लड़ें। तो जाहिर है ये लड़ाई तो फिर बहुत ही मुश्किल लड़ाई होगी। तो इन हालात में आप वो 2 मिनट की तकरीर में उन्होंने सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस पे अमल करे, और यही 2019 वाली रांट जो है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह, और अपना नज़र नहीं आ रहा कि एक पूरी पार्टी जो है वो गर्दन से पकड़ के तो उसके 15 टुकड़े सामने करके लोगों को डरा के खौफ दहशत और जुल्म का शिकार करके उनको बिहाइंड द बार्स डाल के, और एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इस तरीके से आप डील कर रहे हैं और आप लोगों को सबक देते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो इस पे आदमी सिवाय अफसोस के और क्या बात करे। जी बशानी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सारा जो करंट सिनेरियो में मंजरनामा है कश्मीर का, पाकिस्तान का और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का भी बयान किया। बड़ी सॉलिड बातें हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं आपके। और भारत के मीडिया में भी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया दोनों तरफ ये जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, ओआईसी की
जो स्टेटमेंट है और तैयब अर्दोगान की जो स्टेटमेंट है, उनको दोनों देशों के लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने अपने लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद पर लिया और कहा कि ये जियो पॉलिटिक्स शायद थोड़ी सी चेंज हो रही है। लेकिन आपने बताया कि इनफैक्ट कोई चेंज नहीं हो रही, ख़ास तौर पर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में तो कोई चेंज ही नहीं हो रही, और ये आपके आर्गूमेंट्स में वज़न भी है। अब आप ये बताइए कि कश्मीर और भारत के बीच सऊदी अरब और यूएई की वजह से कहा जाता है कि एक सीज़ फायर कुछ साल पहले हुआ था और उस पर अभी तक काफ़ी हद तक अमल हो रहा है। सिर्फ भारत का ये इशू होता है कि कभी कभी कोई इन्फिल्ट्रेशन, कोई स्लीपिंग सेल, कोई ना कोई वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी कर देते हैं, तो वो उनको कंट्रोल करते हैं फिर भारत की तरफ से, और पाकिस्तान वाले कोई आगे फिर फर्दर परसू भी नहीं करते। वो सीज़ फायर भी चल रहा है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी भारत पहुंच गई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, चूँकि क्रिकेट डिप्लोमेसी अपनी जगह पे आपको पता है बहुत अहमियत रखती है, ये ऑप्टिक्स बड़े इसके बनते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो कश्मीर के जो ख़ास तौर पर आपका रब्ता रहता है इधर, जिसको पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ के लोगों से आपका वहाँ से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे लोगों की फीलिंग क्या है? क्योंकि हमने देखा कि लोग तो बड़े फ्रस्ट्रेट हैं जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं भारत के जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के साथ। नहीं देखें जी, वहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल, जो मैं आपको बता दूं कि साल 6 महीने या 2 साल पहले भी ये जो इंडियन कश्मीर और इंडिया के बारे में लोग इंटरेस्टेड थे, उसका पर्सपेक्टिव बदल गया है। पहले वो अगर इंटरेस्टेड थे तो वो इस हवाले से थे कि जी ये फैसला हो जी मसले का, हमारी जान छूटे, चूँकि ये जो इन ए स्टेट ऑफ डिस्प्यूट कोई भी टेरिटोरी या वहाँ के लोग हैं ना, तो उनके लिए एक अनईजी फीलिंग है कि चलें लो लें जी, आज फलां मिनिस्टर साहब ने इंडिया में क्लेम कर दिया कि हम जनाब ये इलाके लेने वाले हैं, आज पाकिस्तान ने धमकी दे दी हम ये करेंगे, तो वो एक तरह की एक अनईजी किस्म की फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है। लेकिन गुज़श्ता 2-3 सालों से वहाँ पे जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बदहाली है, और जिस तरीके से और जिस स्केल पे सोशल मीडिया ने जो है वो इस मसले को एक्सपोज किया है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब लोगों को पता चला कि हम जो है वो आज़ाद कश्मीर के पानियों से और मुख्तलिफ डैमों से जो है वो जो बिजली पैदा करते हैं, उस बिजली की लागत तकरीबन $2.50, सॉरी डॉलर कह रहा हूँ, $2.50 सॉरी है, और यही बिजली ये बिजली यहाँ से ये लेके तो पाकिस्तान में भेजते हैं, जहाँ इसको इस्लामाइज करके और उस तरीके से इसको वो करके तो वापस हमें देते हैं जब ग्रिड स्टेशन से गुजार के, तो वो अप टू 70 रुपी जो है पर यूनिट हमें पड़ती है, जिसमें से कि ये दरमियान में जो 50-60 या 40-30 रुपए भी अगर मान लें हम का इजाफा होता है, तो वो पैसे कहाँ, किसके, कौन उसमें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितने हिस्सा ले रही है, वो बिजली तकसीम करने वाले लोग, कंपनियां, उनकी कितनी करप्शन है, कमीशन कितने हैं, सरकारी महकमों के वापटा के मुलाजमीन लाखों लाखों की तादाद में जिनको मुफ्त भी बिजली मिलती है, वो कौन लोग हैं, जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को मुफ्त बिजली मिलती है, वो कौन लोग हैं, और उन सब का मलबा उठा के तो हमें कहते हैं कि जी आप पे करें, ये जो आपने 2 रुपए 50 पैसे की बिजली पैदा की थी, इस पे 40 से स्टार्ट होकर 70 तक आपकी पेमेंट डिपेंड करता है, वो मैनी यूनिट्स। जब इस तरह के होश रबा किस्म के इंकशाफात हुए तो लोगों को पता चला, ये कश्मीरियों को ये तासर दे रहे थे पाकिस्तान में कि ये कोई गरीब तबाह हाल किस्म की कोई लोकेलिटी है जो कि हमारी खैरात पे पलती है। ये मेंटालिटी उन्होंने क्रिएट की हुई थी विदन जो है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में, लोगों के जहनों में, और ये कह के तो फिर उनको दबाव में लाते थे कि जी आप एक्सेशन टू पाकिस्तान और पाकिस्तानी नज़रिए पे ईमान लाएं, चूँकि हम तो, आप तो हमारे सारे सकाफतों और रहम करम पे। और ये चीज़ें जब क्लियर होके लोगों के सामने आई, बाकायदा इसमें बड़े बड़े लोग सामने आए जो साबका सेक्रेटरीज रहे इन महकमों के, इनके, उन्होंने तस्लीम किया कि ये जी असल में हो क्या रहा है।
तो लोगों ने जो एस्टिमेट लगाया उनसे पता चला कि हमें सिर्फ अगर हमारी बिजली के रिसोर्सेज की हक मलकियत हमें दी जाए तो हम जो है वो हर बंदा घर बैठे जो है वो मिलियनर हो जाता है, जिस तरह कुछ अरब कंट्रीज में है। चूंकि आजकल बिजली जो है वो तेल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महंगा चीज़ है, और 9 डैम्स हैं वहाँ पे, मंगला डैम से लेके नीलम झेलम वैली डैमों से लेके ये जो अभी रिसेंट बने हैं। तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमें बहुत बुरे तरीके से एक तो लूटते रहे, ऊपर से आंखें दिखाते रहे। तो वो फिर जब ये डायलॉग हुआ, अभी डायलॉग भी हुआ गवर्नमेंट लेवल पे भी और आवाम की सतह पे भी, तो इस पे एकदम लोगों का नुक्ता नज़र बदल गया है। वो ये कहते हैं कि जी आप भारत से पहले ये हमें पता करके बताएं कि जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनकी बिजली का रेट क्या है, और भारत की बाद रियासतों में अप टू 300 यूनिट जो बिजली की कंजम्पशन है वो फ्री है। चूँकि वो इसी फार्मूले के तहत है, उन रियासतों के वसाइल रियासतों के लोग यूज़ करते हैं। तो जिस रियासत में कोई इस तरह का, और ये कोई भारत की बात ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रिंसिपल है, तो इसका इतलाक जो है वो पाकिस्तानी जो है ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पे क्यों नहीं होता। ये जो आटे की सब्सिडी है इस पे पहले लोग शर्मिंदा थे कि जी हम सब्सिडी मांग रहे हैं, पता नहीं कोई राहत मांग रहे हैं, लेकिन जब उसके पीछे से ये जो है कमीशन और करप्शन और कौन कौन उसमें मुलव्वस है और ये गंदम कहाँ से चलती है और कहाँ कितने हाथों से गुजर के उसमें मुनाफा और उसके लूट घसूट के बाद आके उनको मिलती है, तो सब्सिडी तो उसमें पीनट है। तो अब वो बात दूसरी टर्म में कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जो अपने अपने उनके इलाके, मसन में आपको जो फार्मर स्टेट ऑफ पुंछ है जिसमें सबसे ज़्यादा ये एजिटेशन है और एक बगावत की कैफियत है अभी जो है वहाँ पे बिजली को लेके और सब्सिडी को लेके, वहाँ लोग कहते हैं जी ये जो पुंछ शहर है जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है, ये हमारा असल सेंटर है, हमारी बिजनेस और इकोनॉमी का हिस्टोरिकली कल्चरल सेंटर है, और इसको खोला जाए, हमें इस तक एक्सेस दी जाए, और हम सारी अपनी तजारत जो है ये आटे से लेके जितनी भी चीज़ें हैं ये हम पुंछ शहर से करेंगे जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है। तो ये आप चेंज देखें लोगों के अंदर, एक प्रैक्टिकल विजडम जो उन्होंने 60-70 साल की मारें खा के तशद्दुद बर्दाश्त करके एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के बाद जाके तो एक नई जो सिचुएशन में जाके उन्होंने सीखा है, उनके बड़े प्रैक्टिकल किस्म के मुतालबात हैं। इस वक्त एक स्टैंड ऑफ है, हुकूमत बिल्कुल बेबस हो चुकी है, उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमको मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं है, चूँकि मुज़ाकरात करने वाली बात ही नहीं, हमारी बिजली हमारे हवाले की जाए और दो टोक बुनियादों पे हमसे बात की जाए कि इस खिते की जो हक़ मलकियत है वो हमारे हवाले होनी चाहिए, और उसके बाद हम किसको बिजली बेचते हैं वो बात हो सकती है। चूँकि हमारी ज़रूरत जो है वो इतनी नहीं है, जो वहाँ पे बिजली पैदा होती है वो इस वक्त आलमोस्ट लाइक 4000 किलोवाट तक है, जबकि वहाँ की ज़रूरत इसके जो है वो ना होने 3000 के बराबर भी नहीं है, चूँकि कोई इंडस्ट्रियल सेटिंग नहीं है, घरों में बिजली लोग इस्त्री या रोशनी के लिए कितनी एक चाहिए। तो इतनी बड़ी लूट खसूट के बाद वो तहरीक आज़ादी, वो आपके लिए जान दे देंगे, आपके पीछे हमारी फ़ौजें खड़ी हैं, ये सारे इंकशाफात अब लोगों पे क्लियर हुए कि ये क्यों खड़े हैं। असल में वो बंदूक की नाली का रुख तो भारत की तरफ है, लेकिन असल में लूट खसूट यहाँ हो रही थी और 70 साल से हो रही है। मंगला डैम 1962 में बना था, जिसमें खुद गवर्नमेंट ने अब डिस्क्लोज किया है कि मायदा हुआ था कि यहाँ के लोगों को पानी और बिजली मुफ्त मिलेगा, तो पानी तक तो एक्सेस ही डिनाई है। मंगला डैम के इर्द गिर्द के लोग मंगला डैम का पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अब उनको याद आता है कि वली खान जो है वो कालाबाग डैम की मुखालफत क्यों करता था। तो जनाब ये कैफियत है, लोग बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, और अब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, और वो ये जहाद और इस्लाम और इस तरह के जो लारे हैं उनमें आने के लिए तैयार नहीं है। जी बशानी साहब, आपने इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से लेके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के जो लोग हैं वो जो फील कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो सारी हमें सूरत हाल वाज़े की और बताई।
तो सिचुएशन फिर आखिर में कंक्लूड करते हुए आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मसला कश्मीर, आपने कहा कि जब ओआईसी कहते हैं या सऊदी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं या अर्दगान कहते हैं, पहला तो ये क्वेश्चन ज़हन में आता है इनको कहने की ज़रूरत ही क्या पड़ी हुई है। लेकिन यूँ लगता है आपकी बातें सुनने के बाद, ख़ासतौर पर अर्दगान ने जो कहा और सऊदी ने जो कहा, वो आलमोस्ट वही लैंग्वेज है जो भारत की लैंग्वेज है। यानी वो कि भाई यहाँ पे अमन होना चाहिए, भारत भी चाहता है अमन हो। ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए भी एक उनकी होती है ज़रूरत, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बदल रही। तो कंक्लूड करते हुए हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आज के दिन ये जो यूएनजीए का 2023 का इजलास हुआ है, इसमें लीडर्स ने जो कुछ कहा, उसके बाद कश्मीर की सूरत हाल इसी तरह रहेगी कि भारत अपना क्लेम और आगे बढ़ाएगा, ये नहीं कहेगा कि हमें तो ये वाला भी कश्मीर चाहिए, और पाकिस्तान वाले कहेंगे हम तो सिर्फ कश्मीर की रट लगाए हुए हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, तो हम तो धीरे धीरे खुद पीछे हटने वाले हैं। और जो अवाम है, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में देखा, अवाम कह रही है, आप बता रहे हैं कि भाई हमें तो आप लूट के खा गए। तो ये जो सेंटिमेंट्स अवाम के आगे बढ़ते हुए इस सिनेरियो को चेंज कैसे करते नज़र आ रहे हैं आपको? देखें जी, ये बड़ा मैंने इसको गहराई से देखा है यूएन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसीलिए मैंने ये कंक्लूड किया है कि उसमें किसी ने हल की बात नहीं की, और दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को की तरफ से अब ये मैसेज आ रहा है कि ये बड़ा प्रेसिंग मैटर है। जो सऊदी अरबिया ने कहा ना, देखें, एक तरफ तो सऊदी अरबिया ने जो है इंडो अरब यूरोपियन कॉरिडोर में साइन किया है, जो कि दुनिया का एक बहुत ही बड़ा लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग किस्म का मंसूबा है, जिसमें कि इंडिया मेन प्लेयर के तौर पे उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं रेलवे के और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको डेवलप करेगा, जो कि एक तरह का ऐलान है कि हमारा फ्यूचर अब इंडिया से वाबस्ता है, बिल्कुल क्लियरली, विदाउट एनी हेजिटेशन। दूसरी तरफ ज़ाहिर है सऊदी अरबिया ने अपना जो उसका क्लेम है कि मैं इस्लामी दुनिया का लीडर हूँ, उससे सरेंडर भी नहीं किया है ना उन्होंने, वो भी तो उन्होंने साथ लेके चलना है। तो वो जब लेके चलना है, तो तुर्की ने जब ये बयान दे दिया कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम होगा, तो उन्होंने एक कदम आगे जाके तो कह दिया कि हाँ ये बड़ा प्रेसिंग मैटर है, चूँकि दे डोंट वांट टू बी आइसोलेटेड इस्लामी दुनिया के अंदर। और ये जो अनफॉर्चुनेटली या जिस भी तरीके से ये इस्लामी दुनिया का काज बना के पेश करने की जो कोशिश की गई कश्मीर और फ़लस्तीन को, ये इस वजह से दोनों का खाना ख़राब हुआ। ये अगर इंसानी मसला बनाया जाता किसी तरीके से, तो इसको जो है वो बहुत पहले तय हो जाना था। इसको एक सेक्टेरियन रिलीजियस रंग दे के, तो वो अब उससे भी अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि वो ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे या सऊदी अरबिया के ज़रिए या तुर्की के ज़रिए कश्मीर पे कोई बयान लेके तो वो कश्मीर की कोई खिदमत कर रहे हैं, वो जो है बहुत बड़ी, वो समझते हैं कि कश्मीरी बेवकूफ़ हैं। कश्मीरियों को अब रियलाइज़ हो गया है कि ये कोई इस्लामिक काज नहीं है किसी भी तरीके